तो नाज़रीन, आज हम उर्दू हुरूफ तहज्जी का 26वां हर्फ फे से के बारे में मजीद मालूमात हासिल करेंगे और उससे बनने वाले कुछ अल्फाज जो है वो देखते हैं। तो आइए पहले फे को देखते हैं। तो देखिए, जैसे फे, ये अब ये तो एक हर्फ है फे, लेकिन अगर हमें इसको, जैसे मैं आपको सिखाती हूँ, सिखाने का मकसद सिर्फ ये होता है ताकि अगर आप उसको रोमन में लिखना चाहें या हिंदी में लिखना चाहें या आप उसको बतौर लफ्ज के उर्दू में भी लिखना चाहें तो आप आसानी से लिख सके। तो अब हम उसको कैसे लिखेंगे, देखिए, अगर हम अंग्रेजी में लिखेंगे यानी उसको रोमन में लिखेंगे फे, तो हम FE फे, चूंकि अंग्रेजी में हमारे पास F की जो आवाज है वो बिल्कुल उर्दू में फे की जो आवाज है वही है, लेकिन हिंदी में क्या है, हिंदी में फे की आवाज नहीं है, फ की आवाज है। ये फ है, लेकिन हम इसको फे बनाने के लिए इसके नीचे एक बिंदी लगा देते हैं, या आप इसको नुक्ता कहिए या बिंदु जो भी कहिए, फे, तो ये फे हो गया। तो आप याद रखिए कि जो भी फे से लिखने वाले लफ्ज हैं वो सब फे पे ये बिंदी लगा करके हिंदी में लिखे जाएंगे, और उर्दू में अगर हम इसको लफ्ज के तौर पर लिखेंगे तो हम फे और ये फे, ये ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो रोमन में हम इसको ऐसे लिखेंगे, हिंदी में हम इसको ऐसे लिखेंगे, और उर्दू में जो है हम बतौर लफ्ज जब इसको लिखेंगे तो हम फे ऐसे लिखेंगे। तो नाजरीन, आइए देख लेते हैं फे से बनने वाले कुछ मुख्तलिफ अल्फाज। तो नाजरीन, मैंने फे से कुछ अल्फाज यहाँ पे लिखे हैं, आइए इनका मतलब देखते हैं। ये सबसे पहला जो मैंने लिखा है, ये देखिए, फे, दाल और अलिफ, ये 3 हरफी लफ्ज है, 3 हरफी है। तो जब हम इसको मिला करके लिखेंगे ये हो गया फिदा। देखिए, ये हमने कैसे जाना कि ये फिदा है, जब हम चीजें लगातार पढ़ते हैं तो हमें समझ में आती है कि इसके नीचे जेर लगेगा, है ना। ये फदा नहीं पढ़ा जाएगा बल्कि इसके नीचे जेर है यहाँ पे, और जब हम फे के नीचे जेर लगा देंगे तो ये हो जाएगा फिदा। किसी के ऊपर फिदा होना यानी कि निसार होना, कुर्बान होना, है ना, फिदा। तो ये 3 हरफी हो गया आपका, फे, दाल और अलिफ, फिदा। तो इसी तरह से आप ये देखिए, बोला जाता है, ये भी 3 हरफी है, फे, रे और दाल, तो ये हो गया फर्द। अच्छा देखिए, क्योंकि आपको मैं पिछली वीडियोस में बार बार बताती हूँ कि दाल के बाद जो भी हर्फ आएगा वो अलग लिखा जाएगा, तो ये अलिफ जो है अलग लिखा गया। इसी तरह से रे के बाद भी जो हर्फ लिखा जाता है वो अलग लिखा जाता है, तो हमने यहाँ पे दाल लिख दिया। तो फे, रे और दाल, फर्द। फर्द किसको कहते हैं, वाहिद को, अकेले को, यानी कि इंसान जो है वो खुद, जैसे इंडिविजुअल है ना, उसको हम फर्द कहेंगे। तो ये फर्द आप देखिए, ये 3 हरफी हो गया ये भी। इसी तरह से जो ये तीसरा लफ्ज है, ये मैंने लिखा है फख्र, ख की आवाज है ना, फक्र नहीं है ये, फख्र। तो फे, खे और रे, हलक से थोड़ा सा निकालने की कोशिश करिए, फे, खे और रे। देखिए, खे के बाद जो है, चूंकि वो मिला करके लिखा जाता है तो खे में रे मिला दी गई है, लेकिन ऊपर अलग अलग है ना, क्योंकि वहां आपको बताया था ना कि अलिफ के बाद, दाल के बाद और जे के बाद और वाव के बाद, मतलब 5-6 वो हर्फ ऐसे हैं जिनके बाद मिला के हम नहीं लिखते हैं। तो फख्र कहते हैं आप नाज को, या घमंड करना, है ना, गुरूर करना, फख्र करना। तो इसी तरह से ये फख्र हो गया। अब ये देखिए, ये है फत। तो वैसे आप इसको अक्सर पढ़ते हैं फे, ते और बड़ी हे, तो जब हम इसको मिला करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा ये, तो ये फता नहीं है ना, ये फत है, फत। तो पहले भी मैंने आपको बताया था ना, ऐसे फे के नीचे, क्योंकि वहां तो फ की आवाज है, आधा ते, और ये फत। तो फत कहते हैं कामयाबी को, है ना, फत। तो आप यहाँ पे ये लगाएंगे, और यहाँ पे ये जो लगता है ना जज्म, इसका मतलब ये है कि हम इसको खोल के नहीं पढ़ेंगे, फतह नहीं पढ़ेंगे बल्कि फत पढ़ेंगे। ठीक है, इसी तरह से चूंकि ये फत है, जीतना या कामयाबी, और ये देखिए फातेह, एक लफ्ज और इस्तेमाल होता है, एक तो फत है और एक होता है फातेह। अब फातेह से क्या हुआ, देखो इसी से बना है, फत से, फे, अलिफ, ते और बड़ी है। तो जब हमने इसको मिला के लिखा, फे, अलिफ, ते और बड़ी है, फातेह, तो ये फत हुआ, ये फातेह। फातेह कहते हैं जीतने वाला, कामयाब होने वाला। ठीक है, अच्छा ये देखिए, आप ये सोच रहे होंगे कि 2 लफ्ज जो है वो एक तरह से लिखे हुए हैं, लेकिन इनके दोनों मानी अलग अलग है।
میں آپ کو پہلے بھی یہ بتایا ہے میں نے کہ جب بھی زبر اور زیر کا بہت بڑا رول ہے اور معنی جو ہے وہ پوری طرح سے چینج ہو جاتے ہیں، کچھ کے کچھ ہو جاتے ہیں. اب دیکھیے فے، یہ اور لام، تو جب ہم اس کو ملا کر کے لکھیں گے تو آپ کو معلوم ہے یہ فیل. تو یہ فیل جو ہے وہ فیل ہونا فیلئر سے بنا ہے، ناکام نا، ناکام ہونا فیل ہونا. تو یہ فیل ہونا. لیکن بالکل یہی اگر ہم اس پہ زیر لگا دیں گے، دیکھیے فے، یہ اور لام، ہم اس کو ایسے ہی لکھیں گے بالکل فے، یہ اور لام، لیکن ہم اس پہ زیر لگا دیں گے. اس کو ہم پڑھیں گے فیل. ایک فیل تو وہ ہوتا ہے انگریزی میں، وہ انگریزی والی فیل کی بات نہیں ہو رہی ہے محسوس کرنے والی. یہ اردو میں ایک فیل ہوتا ہے جس کے معنی ہاتھی کے ہیں، ہے نا، یہ ہاتھی کے ہیں اس کے معنی فیل کے. تو لکھنے میں دیکھیے کوئی فرق نہیں ہے، فیل بھی ایسے ہی لکھا جا رہا ہے اور فیل بھی ایسے ہی لکھا جا رہا ہے دیکھیے. لیکن چونکہ جب ہمارے پاس اردو آ جاتی ہے پڑھنے کے لیے اور ہم اس کو کوئی بھی عبارت پڑھتے ہیں یا کوئی بھی ہمارے پاس ٹیکسٹ ہوتا ہے یا متن ہوتا ہے تو ہم اس کے سیاق و سباق سے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہاں پر ناکامی کی بات ہو رہی ہے، فیل کی بات ہو رہی ہے. اور اگر کہیں کچھ اس طرح قصیدوں میں خاص طور سے جب ذکر ہوتا ہے تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ گھوڑوں کا اور ہاتھیوں کا بہت زیادہ ذکر ہے جو ممدوح ہے، جس کی تعریف کی جاتی ہے اس کے اسباب کا، سامان کا. تو وہاں پہ ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ فیل کی بات ہے کیونکہ وہاں پہ فیل نہیں ہو سکتا. تو یہ آپ کو عبارت سے سمجھنا پڑے گا، ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے جو ہے یہ فصل دیکھیے، ہے نا، یہ فصل نہیں ہے. بہت سارے لوگ بولتے ہیں، اکثر یہ بولا جاتا ہے، کھیتی کے معنی میں بھی بولتے ہیں اس کو، موسم کو بھی کہا جاتا ہے، رت کو بھی کہا جاتا ہے، لیکن ہم اس کو زبر کے ساتھ نہیں بولتے ہیں. دیکھیے ہم اس پہ ایسے نہیں لگائیں گے، یہ فے، سواد اور لام، فصل ہے. یہ فصل پہ ہم یہ جزم لگا دیں گے، فصل رکنا ہے آپ کو، ہے نا، فصل نہیں کہنا ہے. تو اس کے معنی کھیتی کے بھی ہیں، موسم کے ہیں یا رت کے ہیں، ہے نا. تو اسی طرح سے یہ دیکھیے یہ فے، زواد، یہ، لام اور تے، 1 2 3 4 5، یہ 5 حرفی ہے فضیلت، ہے نا. فضیلت، فضیلت کہتے ہیں بزرگی کو، ہے نا، بڑائی کو، فضیلت. تو آپ یہ دیکھیے فطانت، فطانت آپ نے سنا ہوگا، فطانت یہ توئے سے ہے نا، تے سے نہیں ہے فطانت. یہ فے، توئے الف، نون اور تے، یعنی کہ بعد میں تے ہے اور یہاں پر توئے ہے، فطانت. تو فطانت کہتے ہیں ذہانت کو، عقل مندی کو، فطانت، ہے نا، جس کے اندر جو بہت ذہین ہو، ذہانت ہو، اس کو کہتے ہیں ہم فطانت. اب فلک تو آپ اکثر سنتے ہی ہیں، فے، لام اور کاف، فلک. فلک کہتے ہیں آسمان کو، ہے نا، اکثر آپ نے سنا ہے فلک آسمان کو کہتے ہیں. فیشن لفظ بہت کامن ہے، فے، یہ، شین اور نون، آپ ہمیشہ اس کو استعمال کرتے ہیں اور بولتے ہیں فیشن. فیشن کہتے ہیں جو طور طریقہ ہے، جو وضاقتہ ہے، جو ڈھنگ ہے نا، اس کو ہم کہتے ہیں فیشن. ٹھیک ہے. اسی طرح سے دیکھیے فصاحت، یہ سین سے نہیں ہے فصاحت، یہ سواد سے فصاحت ہے. فے، سواد، الف بڑی ہے اور تے، فصاحت. فصاحت کہتے ہیں خوش کلامی کو، خوش بیانی کو، ہے نا. جیسے ہم کہتے ہیں کہ میر انیس کے کلام میں بہت زیادہ فصاحت پائی جاتی ہے نا، اور مرزا دبیر کے کلام میں ہم کہتے ہیں کہ بلاغت پائی جاتی ہے. دونوں لکھنؤ کے ہیں اور مرسی کے بڑے شاعر ہیں دبیر اور انیس. تو فصاحت کہتے ہیں خوش کلامی کو، خوش بیانی کو. اس کے اور بھی بہت سارے ہم استعمال کرتے ہیں اور بہت سارے معنی ہیں، اس کی گنجائش ابھی یہاں نہیں ہے. بس آپ آسانی کے لیے اتنا سمجھیے کہ خوش کلامی یا خوش بیانی کو جو ہے فصاحت کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے یہ فراز دیکھیے، فراز، فے، رے، الف اور زے، زے ہے، یہ زے ہے نا، فراز. فراز کہتے ہیں بلندی کو، ہے نا، وہ بلندی ہے، وہ اونچائی کو، فراز. اور یہ دیکھیے
فریب. فریب کا لفظ اکثر آپ سنتے ہیں فے رے یہ اور بے. فریب. فریب کہتے دھوکا ہے نا. جیسے ایک شعر ہے نا کہ اے مجھ کو فریب دینے والے میں تجھ پہ یقین کر چکا ہوں. اور فریب سے اگر ہم بنائیں گے اس کے یہ لگا دیں گے بے کے بعد تو یہ ہو جائے گا فریبی ہے نا. تو فریبی جو ہے وہ دھوکا دینے والا. فریب جو ہے دھوکا ہو گیا اور فریبی جو آپ کو دھوکا دے رہا ہے نا. تو اب دیکھیے یہ ہو گیا. اسی طرح سے یہ دیکھیے فے زواد واو اور لام یہ فضول نہیں ہے, یہ دونوں جگہ پیش ہے. یہ ہے فضول ہے نا. فضول. فضول کہتے ہیں بیکار ہے نا. فضول. تو یہ دیکھیے کہ ایک شعر ہے کہ یہ غم فضول ہے کہ محبت نہیں ملی نا. یہ غم فضول ہے کہ محبت نہیں ملی اپنے مطالبات میں شامل نہ کر اسے. تو مطالبات کہتے ہیں یعنی کہ جو آپ کی ڈیمانڈز جو ہے مطالبہ کرنا ہے نا. مطالبے کی جمع ہے مطالبات. اور آپ تو کہہ رہے کہ یہ غم مطلب اس بات کا غم منانا کہ محبت نہیں ملی یہ تو بیکار سی بات ہے, لغو بات ہے, اس کا کوئی حیثیت نہیں ہے. اپنے مطالبات میں شامل نہ کر اسے ہے نا. تو یہ ہو گیا فضول. اب یہ دیکھیے فولاد. فے واو لام الف اور دال. فولاد. تو فولاد آپ سنتے ہیں فولاد کہتے ہیں سخت, جو بہت سخت ہو ہے نا. اور اس کا اپوزٹ کیا ہوا نرم کوئی چیز اگر ہوگی ہے نا. تو فولاد بہت سخت. جیسے اقبال کا ایک شعر ہے کہ ہو حلقہ یاراں تو باریشم کی طرح نرم, رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. تو اس کا کیا مطلب ہوا ہو حلقہ یاراں. حلقہ کہتے ہیں محفل کو, یاراں دوستوں کو. یعنی کہ اگر دوستوں کی محفل جمی ہوئی ہو تو انسان کو کیسا ہونا چاہیے ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم. ریشم کی طرح جو ہے وہ نرم ہونا چاہیے, اس کے اندر فلیکسیبلٹی ہونا چاہیے, اس کے اندر عاجزی ہونی چاہیے, انکساری ہونی چاہیے ہے نا. اور ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم, رزم حق و باطل. رزم کہتے ہیں جنگ کو, حق و باطل یعنی کہ سچ اور جھوٹ کی اگر لڑائی چل رہی ہو تو پھر انسان کو وہاں کیسا ہونا چاہیے ہے نا. تو فولاد کی طرح سخت ہونا چاہیے, یعنی کہ پھر آدمی کو وہاں پہ جھوٹ اور سچ میں ڈٹے رہنا چاہیے. جھوٹ ہے وہ جھوٹ ہے نا. تو وہاں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے وہ نکل لیں سائڈ سے. تو آپ کے اندر اتنی قوت ہونی چاہیے, اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ آپ سچ کو سچ کہہ سکیں اور غلط کو آپ غلط کہہ سکیں. تو اقبال نے جو ہے وہ ایک اچھے انسان کی خوبی بتائی ہے کہ جب انسان دوستوں کی محفل میں ہوتا ہے تو اس کو نرم ہونا چاہیے اور اس کے اندر فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے. اور اگر کہیں سچ اور جھوٹ کی لڑائی چھڑی ہوئی ہو تو پھر اس کو فولاد کی طرح سخت ہونا چاہیے. تو آج ہم جس حرف پر بات کریں گے وہ اردو حروف تہاجی کا 27واں حرف قاف یعنی کہ بڑا قاف ہے. تو ہم بڑے قاف سے کے متعلق جو ہے وہ کچھ چیزیں جانیں گے اور اس سے بننے والے مختلف الفاظ اور ان کے معنی جو ہے وہ سیکھنے کی کوشش کریں گے. تو قاف دیکھیے یہ دو نقطوں والا قاف یہ ہوتا ہے بڑا قاف. ٹھیک ہے. تو دیکھیے ایک ہوتا ہے انگریزی میں کے, ایک ہوتا ہے کیو. تو یہ جو ہے نا یہ ہے, ہم کاف نہیں لکھیں گے, ہم یہ نہیں لکھ سکتے. ہم نے لکھ دیا کاف نہیں, بلکہ ہمیں تھوڑا سا حلق سے اپنی آواز نکالنی ہے. ہمیں لکھنا ہے قاف. ٹھیک ہے قاف. تو اسی طرح سے جب ہم اس کو ہندی میں لکھیں گے تو ہندی میں دیکھیے اگین یہ کا ہے نا. تو یہ تو ہو جائے گا کے والا کا, لیکن جب ہم اس کے نیچے یہ لگا دیں گے بندی, ٹھیک ہے, تو یہ ہو جائے گا کا. تو ہم جب انگریزی میں لکھیں گے یہ اس میں ہندی میں لکھیں گے تو ہم لکھیں گے قاف. تو یہ ایسے آئے گا. اور جب ہم اردو میں لکھیں گے کیونکہ یہ تو ایک لیٹر ہے, ایک حرف ہے, لیکن جب ہم اس کو لفظ بنائیں گے اور لکھیں گے تو بڑا قاف الف
और फे, ये हो गया काफ। तो हम असल में क्या करते हैं, जिस तरह से मैंने पहले आपको जो जे वाली जो वीडियो थी, जे और जाल और ज्वाद और जोए, है ना, ये बताया था ना कि हम जिस तरह से बोलते हैं उसमें हम जीम ज्यादा लगा देते हैं, हम जिंदगी ना कह के जिंदगी कह देते हैं, जाहिर ना कह करके जाहिर कह देते हैं, जिद ना कह करके जिद कह देते हैं। तो हमें वहां मैंने बताया था कि जेड यूज करना है ना। बस आप ये समझिए कि काफ से बनने वाले अभी जितने भी अल्फाज आएंगे तो वहां बड़े काफ से आपको क्यू यूज करना है, आपको के यूज नहीं करना है। और हिंदी में आपको ये का नहीं बल्कि इसके नीचे आपको ये लगाना है और ये करना है, तब आपका काफ जो है वो निकलेगा आपके हलक से। तो हलक थोड़ा सा इस्तेमाल होगा और काफ में नहीं हो रहा, देखिए काफ यहां से थोड़ी सी आवाज उसको निकल रही है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जैसे बहुत आम बोलचाल में हम उतना ध्यान नहीं रखते हैं, और जो काफ से जो बनने वाले लफ्ज है या काफ से जो बनने वाले लफ्ज हैं तो हम बहुत आसानी से उसको आपस में मिला देते हैं, ज्यादा ख्याल नहीं करते। जैसे कद्र हम कहेंगे तो बहुत मुश्किल हम कद्र कह देते हैं, तो उस तरह की काबिल को हम काबिल कह देते हैं, है ना। हम काबिल ना कह करके ये काबिल कह रहे होते हैं, जबकि ये गलत है, हमें तो ऐसे लिखना चाहिए ना, काबिल। तो उस तरह से थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस से जरा सा मतलब शऊरी तौर पर आपको रुकना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि हमें यहाँ कौन सी साउंड जो है वो यूज करनी है, हमें काफ बोलना है कि काफ बोलना है। अच्छा, ये तो चूंकि आपको बहुत प्रैक्टिस से और सीखने से आएगा, लेकिन मेरा मकसद ये भी है कि आप उर्दू ही भले बहुत अच्छी लिखना ना सीखें, कम से कम बोलना तो सीखें। और जब आप कोई रोमन में किसी को मैसेज भेज रहे हैं या कोई भी आप टाइप कर रहे हैं कोई चीज, या आप इवन हिंदी में भेज रहे हैं, तो कम से कम वहां पे तो आप गलती ना करें। वहां पे फिर आप ये नहीं हो सकता कि आप वहां पे काबिल को जो है वो काबिल लिख करके भेज दें, तो ये तो बहुत खराब हो जाएगा। तो मतलब सिखाया आपको इसीलिए जा रहा है कि आप कम से कम अपनी जो रोजमर्रा की जो जबान है, जो बातचीत की या गुफ्तगू की या अपनी तहरीरी भी, इवन चाहे आप हिंदी में लिखें या रोमन में लिखें, कम से कम वहां लेटर का सही इस्तेमाल करिए। जहां काफ होना है वहां काफ करिए, जहां के होना है वहां के करिए, है ना। इसी तरह से जहां और भी हमने पहले जो वीडियोस में देखा सिखाया है कि जिस तरह की जो आवाज है उसी तरह का करिए। तो फिर देखिए, आप जब आप जमाना कहेंगे ना और जमाना नहीं कहेंगे तो देखिए कितना अच्छा लगेगा। जब आप हिंदी में उसको ऐसे लिखेंगे ना, यहाँ लगा करके, और खाली जे नहीं लिखेंगे, है ना, और यहाँ पे जेड इस्तेमाल करेंगे, जमाना, तो देखिए कितना खूबसूरत लफ्ज है जमाना, है ना। तो वो ये थोड़ा सा फर्क है, लेकिन वो बातचीत से जो है वो कुछ मतलब सामने वाले को वो अच्छा नहीं लगता। जो बेहतर जबान बोलना जानता है ना, वो जब आपके मुंह से इस तरह के अल्फाज सुनता है तो वो बहुत खराब एक तासुर पैदा करता है, वो अच्छे नहीं लगते हैं सुनने में। तो अभी हम जो है वो देखते हैं काफ से बनने वाले मुख्तलिफ अल्फाज। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने काफ से जो है वो कुछ अल्फाज लिखे हैं मुख्तलिफ। तो सबसे पहला जो लफ्ज है वो है, आप अक्सर सुनते हैं काबिल, है ना। अब इसको आपको काबिल नहीं कहना है, काफ की आवाज निकालनी है, क्यू से लिखना है काबिल। तो काफ, अलिफ, बे और लाम, काबिल 4 हर्फी हो गया, क्योंकि इसमें 4 लेटर 4 हर्फ इस्तेमाल हुए हैं, तो ये हो गया काबिल। अब काबिल किसको कहते हैं? काबिल कहते हैं लायक होने को, है ना। काबिल होना यानी कि लायक होना किसी चीज के। तो देखिए, इकबाल का एक शेर है कि माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, है ना। दीद कहते हैं देखने को, तो माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख, ठीक है। तो ये काबिल कहते हैं लायक होना। तो इसी तरह से देखिए, काबू, काबू कहते हैं आपके अपने गुस्से पर काबू पाओ, यानी कि आप में जो कुव्वत है, जो जोर है, आपका जो बस है उसके ऊपर, काबू। काफ, अलिफ, बे और वाव, काबू, ठीक है, यानी कि जोर, जो बस है, जो कुव्वत है, काबू। अब ये आप हमेशा सुनते हैं कत्ल, है ना। कत्ल किसको कहते हैं? मारना। अब कत्ल से देखिए कितने बने हैं, कत्ल से कातिल बना, यानी कि मारने वाला। काफ, अलिफ, ते और लाम, कातिल, है ना।
वो कौन सा शेर है कि खुदा के वास्ते कोई उसको ना रोको, शहर में यही एक कातिल बचा है, कुछ इस तरह का है। या कत्ल से गालिब का बहुत बेहतरीन शेर है कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा की, मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, जफा कहते हैं सितम करने को, परेशान करने को। हाय उस जूद पशेमा का पशेमा होना, जूद कहते हैं जल्दी को, जल्दबाज को। तो मतलब मुझे मारने के बाद जो है उसको शर्मिंदगी हो रही है, तो उस पे है कि हाय उस जूद पशेमा का पशेमा होना। तो कातिल जो है मारने वाला, कत्ल मारना। अब देखिए कत्ताल, अब ये आप सोच रहे होंगे कि अगर आप देखेंगे तो ये काफ है, ते अलिफ और लाम, कताल। लेकिन मैं देखिए जब हम इसको मिला के लिखेंगे तो ये, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब हम दो साउंड निकालते हैं ना, जैसे ते है इसकी 2 बार आवाज है कत्ताल, तो ऐसे में हम तशदीद लगाते हैं। तो तशदीद का मतलब ये होता है कि हमें यहाँ 2 बार आवाज निकालनी है ते की, तो ये कत्ताल। तो लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये हमें कैसे समझ में आएगा। मैं फिर से वही कहूंगी, मुताले से समझ में आएगा। जब आप चीजें पढ़ेंगे और सीखेंगे लगातार, तो वहां आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे तशदीद लगी है, कि यहाँ पे जबर है, जेर है, पेश है ना, और भी जज्म है, तनवीन है, मतलब हर ये आपको समझ में आएगा। लेकिन ये कत्ताल, कत्ताल भी कहते हैं कत्ल करने वाला, मारने वाला। लेकिन अगर हम इसको कत्ताल से इसमें छोटी हे अगर जोड़ देंगे, अगर हम इसको बना देंगे कत्ताला, तो कत्ताला कौन हो जाएगी? कत्ताला होता है लड़की के लिए इस्तेमाल, यानी कि मारने वाली, कत्ल करने वाली। ठीक है। अच्छा, एक कातिल जो है वो मारने वाले को भी कहते हैं ना, और एक कहते हैं ना कि यार कितना मतलब बहुत कातिल लग रहा है, यानी कि जब हम ये कह रहे हैं ना कि बहुत अच्छे के माने में भी उसको कहते हैं। तो ये कातिल मारने वाला, कत्ताल भी मारने वाला, और कत्ताला जो है वो हम मोनस उसको इस्तेमाल करते हैं, मतलब लड़की के लिए कत्ताला यानी कि कत्ल करने वाली। तो देखिए एक ही हर्फ से कितने सारे जो है वो मुख्तलिफ लफ्ज जो है वो बन रहे हैं। ठीक है। अब ये आप ये देखिए दूसरा, ये है कबा, है ना, ये कबा नहीं है, कबा, कबा। तो कबा उसको कहते हैं कपड़ों को, है ना। एक तरह की पहले वो पुराने जमाने में वो अचकन जो पहनते थे, वो आगे से जो जिसके बटन खुले होते थे, लेकिन आप यहाँ उसको समझिए, कबा जो है वो लिबास को कहा जाता है या कपड़ों को कहा जाता है। तो अहमद फराज का जो बहुत मशहूर गजल है उनकी, कि सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, उसी गजल का एक शेर है कि सुना है उसके बदन की तराश ऐसी है, कि सुना है कि उसके बदन की तराश ऐसी है कि फूल अपनी कबाएं कतर के देखते हैं। कितना खूबसूरत शेर है ना। कबा की वहां पे जमा इस्तेमाल हो, कबाएं, फूल। अच्छा, फूल की कबा तो जो है वो खुद कतरी हुई होती है, क्योंकि जब वो कली होती है तो वो बंद होती है, और जब वो फूल बनती है तो इसका मतलब जो है उसने अपने लिबास को चाक चाक कर लिया है ना, जब वो फूल की शक्ल में बनती है। तो उसको कहा कि फूल अपनी कबाएं कतर के देखते हैं। तो ये कबा हो गया। तो एक होता है, मैं यहाँ पे भी लिखना भूल गई, ये है कब्ल, है ना, ये कब्ल। अच्छा, ये कब्ल जो है ये इसको बहुत सारे अक्सर मैंने देखा है जिनका ताल्लुक अदब से भी है, वो भी इस लफ्ज को जो है गलत बोलते हैं और इसको कबल बोलते हैं, है ना। कब्ल कहते हैं पहले, यानी कि हम जब बात करते हैं ना कि इससे कब्ल यानी कि इससे पहले ये हुआ था, तो कब्ल जो है वो पहले के मानी में है। तो हम यहाँ पर ये कब्ल जो है ये समझिए जज्म है। जब जज्म होता है ना तो हम उस हर्फ को खोल के नहीं पढ़ते, हम कबल नहीं पढ़ेंगे, इसको कब्ल पढ़ेंगे, यानी कि पहले के मानी में, है ना। तो इससे कब्ल, ये देखिए। अच्छा, ये है फिर कब्र। कब्र आप जानते हैं सब, ये भी कब्र नहीं है ना, ये कब्र है, ये कब्र है। ठीक है। कब्र वही जो मुर्दे को जहां पे दफन किया जाता है ना, मिट्टी का एक गड्ढा खोद करके उसको कहते हैं कब्र। और कब्रिस्तान वो कब्रिस्तान नहीं है। ठीक है। इसीलिए मैंने ये लफ्ज लिया, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि लोग इसको गलत बोलते हैं, कोई कब्रिस्तान कहेगा, कोई कब्रिस्तान कहेगा, है ना। ये है कब्रिस्तान। देखिए इसको हम अगर लिखेंगे कब्रिस्तान, है ना, री के नीचे कब्रिस्तान हम जेर लगाएंगे, तो यानी कि जहां पर वो मुर्दे जहां पे दफनाए जाते हैं
تو وہ بہت سارے جہاں پہ مردے ہوں ان کو ایک بنا ہوا ہو ایک گھر، اس کو ہم کہتے ہیں قبرستان.